हेलो एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य। आज आपको यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये यूपीएसआई प्रीवियस ईयर का 12 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आप जानते हैं कि आपके मैथ्स का जो पेपर होता है उसमें आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले एक लेक्चर और मैं बना चुका हूँ, वो 3 क्वेश्चन उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, वो लेक्चर 1 आप पहले जाके देख सकते हैं। अब आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ना। और इसमें ऐसे डिजिट आपको दिए गए हैं कि इनको अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। तो इसको हम कैसे करें? सिंपली क्या है, अगर ये ऑप्शन आप देख के चलते हैं तो ऑप्शन में काफ़ी डिफरेंस है तीनों ऑप्शन में। अगर ये पास की वैल्यू दी होती तो थोड़ा सा दिक्कत होता अगर अप्रॉक्स वैल्यू लेके गुणा करके हम करते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अगर पास की वैल्यू होती, कुछ जैसे डिजिटल सम वगैरह भी होता है ना। यूनिट डिजिट से ये डिजिटल सम वगैरह यूट्यूब में आप डाल के पढ़ सकते हैं। फिलहाल ऐसा कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें भी अगर होती है सॉल्व करने के लिए तो कभी कभी देखिए क्या होता है, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। आप ये भी अगर कहीं लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको 2-3 ऑप्शन ऐसे दे देगा जो इसके अकॉर्डिंग भी 2-3 ऑप्शन आएगा, तो आदमी फंस जाता है। तो आप कुछ अपना ऐसे दिमाग लाइए, अप्रॉक्स वैल्यू करिए, कहीं डिजिटल सम करिए, ऐसे करके जैसे भी आंसर आपको मिल सके, है ना। तो इसमें हम फाइनली क्या करते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू लेके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए इसको मैंने ले लिया 45, है ना। 44.8 है तो 45 ले लिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब की वैल्यू काफ़ी दूर दूर तक है, काफ़ी डिफरेंस है ना। तो देखते हैं। तो ये 45, इसको भी 45 ले लेता हूँ, दूसरे वाली वैल्यू को, इसको मैं 101 ले लेता हूँ, इनको मैं गुणा करता हूँ। जैसे 45 गुणे 45 अगर आप करेंगे तो क्या होगा, 45 का स्क्वायर। एग्जाम में एक्चुअली आप अपने हिसाब से दिमाग लगाया करिए, कैसे हमें आंसर लाना है, मेन टारगेट आंसर होता है। तो 45 का स्क्वायर आप जानते हैं, लास्ट में किसी डिजिट में 5 होता है तो उसको 25 लिख लो, और ये 4 है, 4 में 1 बढ़ा के लिख लो, यानी 5, तो ये 20 हो जाएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने 65 ले लिया, तो 65 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, और 6 में 1 बढ़ा देते हैं, 6 में 1 बढ़ाइए 7, यानी 7 6 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 25, तो ये आसान होता है। तो इसकी 20 25 आ गया, है ना। और इसमें आप 101 से मत करो, 100 से ही कर लो, है ना। क्योंकि देखिए हजार का डिफरेंस है, 1 से हटाने पे आपकी मतलब बात समझ रहे हैं आप। 100 से अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो बढ़ जाएगा इसमें, है ना। और एक को और अगर करना है तो 20 25 और जोड़ दो इसमें, 20 25 तो आ जाएगा 4 5 2 5। तो आप समझ रहे हैं, ये 20 45 के आसपास अगर आप देखेंगे कौन सी वैल्यू पास में आ रही है, ये बी वाली वैल्यू पास में आ रही है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, है ना। तो इस तरह भी कर सकते हैं। बाकी डिजिटल सम वगैरह अगर आपको पढ़ना है तो आप अलग से जाके यूट्यूब पे भी देख के पढ़ सकते हैं, बहुत जगह मिल जाएगा आपको, है ना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। अब जैसे क्या होता है कि बहुत से लोगों को ज्योमेट्री नहीं आती, या उसकी कुछ बेसिक चीज़ें नहीं आती तो वो नहीं लगा पाते। तो मेरा कहने का मतलब है कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आपकी यूपीएसआई के पेपर में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आपकी आ रही है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स के अंदर। तो आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। अब जैसे ये सवाल है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो रूल लगे हैं। जैसे इस सवाल के लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर 2 पैरेलल लाइनों को अगर कोई एक तीसरी लाइन कट करती है तो क्या नियम होता है। ये सिंपली होता है, इसको आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए। 2 पैरेलल लाइनें अगर L1 L2 हैं, है ना, और इनको कोई अगर एक तीसरी लाइन कट करती है तो क्या होता है। इसमें मेनली कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ, जैसे ये संगत कोण होते हैं। अगर ये और ये संगत कोण है तो ये संगत कोण बराबर होता है। जैसे ये थीटा है तो ये भी एक थीटा हो जाएगा, है ना। अगर ये मान लो मैं यहाँ अल्फा लिख देता हूँ, तो अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है अल्फा तो आप बराबर लिख सकते हैं थीटा बराबर अल्फा। संगत कोण बराबर होते हैं, पैरेलल लाइन होनी चाहिए, ये दोनों पैरेलल। ये गिवन होगा L1 पैरेलल L2 ऐसे लिखा होगा। पैरेलल की ये साइन होते हैं, ये चिन्ह होता है, L1 पैरेलल L2, तो ये तिर्यक लाइन कट करती है तो ये संगत कोण बराबर होते हैं, ये और ये संगत कोण होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो नियम लगा है वो अंतःकोण लगा। अंतःकोणों का जो योग होता है 2 पैरेलल लाइनों में, वो अंतःकोणों का योग, अगर ये अल्फा और बीटा है तो 180 अंश होता है। 2 पैरेलल लाइनों के बीच में, 2 पैरेलल लाइनों को अगर कोई तीसरी लाइन कट करती है तो उन पैरेलल लाइनों के बीच में जो ये अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ अल्फा धन बीटा बराबर 180 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर आपको पता है तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं आप।
जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में और भी चीजें होती है, पैरेलल लाइन का आप जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना। तो ये इसको सॉल्व करनी, हमें ये P की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे देखेंगे दिए गए आकृति में ए बी पैरेलल सी डी, ये A और B है, और ये C और D ये पैरेलल लाइन है। और QPR का, QPR ये कहीं ऐसे लिखा है QPR, इसका मतलब ये बीच वाला जो कोण होता है, जो बीच में लेटर होता है वो कोण होता है, उसी को निकालना है आपको। तो भाई QPR कहने का मतलब ये कोण आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ऐसे डायग्राम के लिए, देखिए सिंपली क्या कर लीजिए, अब जैसे देखिए अगर एक चीज ऐसी भी समझने की इसमें जरूरत है, जैसे मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइनें हैं, है ना, दो पैरेलल लाइनें हैं, एक लाइन ऐसे कट की और ये किए, एक ये कट किया, ठीक है। ये डायग्राम यही बन रहा है आपका, और ये आपकी x डिग्री है, ये आपकी y डिग्री है, और आपकी ये p वैल्यू है, और ये क्या q है, और ये क्या है r है, और यहाँ पे भी ये आपका y है, और ये आपका x है, ठीक है। आपको ये p निकालना है। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये दो पैरेलल लाइनें मैंने आपको बना दिया, ये मैं मिटाता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे बना दिया, कोई ये डायग्राम ऐसे बीच में बना दिया, ये दिमाग में रखना है चीज़ें, सारी चीज़ें। ये पैरेलल, ये L1 और L2 ये पैरेलल। अपने मन से मैं एक लाइन और ड्रा कर लेता हूँ, ये पैरेलल अपने मन से एक लाइन मैंने ड्रा कर लिया, ये L3 ऐसे अपने मन से ड्रा कर लिया, ठीक है। जैसे ये रिजल्ट सबको याद होता है कि अगर ऐसे किसी को जिसको वो पढ़ा होगा ज्योमेट्री, वो 90 डिग्री बता देगा, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे आप निकालेंगे। तो अपने मन से मैंने एक तीसरी लाइन L3 मैंने ड्रॉ कर ली, पैरेलल लाइन है ये, कहने का मतलब इसमें आप L1 पैरेलल, L2 पैरेलल, L3, है ना, ये पैरेलल है, इसको मैं एक मिनट यार, इसको ये भी पैरेलल L3 है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होती है ना, अंतःकोण की 180 डिग्री। और ये मैंने यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो ये संगत कोण बताया था, ये संगत कोण, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये संगत कोण। और एक होता है एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, जैसे ये दो पैरेलल लाइनें हैं, इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जो ये कोण होता है और ये कोण ये भी बराबर होते हैं, है ना। ये प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं प्रूफ पे नहीं जाऊँगा, लेकिन आप जानिए ये एकांतर कोण होता है, ये कोण और ये कोण। तो अगर आप यहाँ पे अगर इसको आप अल्फा लेते हैं ना, या एक्स लेते हैं, तो एकांतर कोण ये भी हो जाता है, ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको y लेते हैं ना, क्योंकि ये कब हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं L3 और L1 पैरेलल है, तो एकांतर कोण ये और ये एकांतर कोण हो जाते हैं बराबर। अगर ये y है तो ये भी y, ठीक है। और ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि L2 और L3 जो है ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यही लगानी। और आप जान रहे हैं अगर आप अंतःकोणों की बात करेंगे, अंतःकोणों का योग करेंगे सब में, तो कैसे हो जाएगा। और ये कोण पूरा कितना हो जाएगा फिर, अगर ये कोण की तो x प्लस वाई निकालना आपको, ये x प्लस वाई है। लेकिन तो अगर आप इसमें भी यही चीज़ें ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी मैं ड्रा करके दिखाता हूँ, ऐसे, है ना, ऐसे कर दिया तो ये पैरेलल, इसके पैरेलल मैंने ये लाइन बना दी, तो इसके भी पैरेलल हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल इसके है, ठीक है। तो ये y है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा y के, ठीक है। और ये x है, इधर वाला x है, तो ये भी कितना हो जाएगा x के। अच्छा, अब यार एक चीज़ बताओ, जैसे ये पैरेलल इसके है, तो ये तिर्यक लाइन कट कर रही है, तो ये कोण अंतःकोण ये पूरा 180 डिग्री होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई ये पूरा, और इधर वाला y प्लस x ये पूरा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, है ना। तो इन दोनों को जोड़ोगे 2x प्लस वाई बराबर कितना, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको ये पूरा कोण निकालना है P, यहाँ पे आपको क्या निकालना था, ये पूरा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये बेसिक सवाल है वैसे ज्योमेट्री के, आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। ये तो आपका जो है आपकी रीजनिंग का सवाल है, विषम दिन निकालने। आप विषम दिन तो अच्छी तरीके जानते हो निकालने के लिए, कुछ नहीं करना, जितना भी डे है उसमें से आप 7 से डिवाइड करते जाइए, जो बच जा रही है वैल्यू वो आपकी विषम डे हो जाता है ना। तो ये पहले 5 महीने की बात कर रहा है, तो पहले 5 महीने जो भी ले लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यही है ना 5 महीने। और पहले 5 महीने के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए अगर वर्णित वर्ष अधिवर्ष है। अधिवर्ष एक चीज़ आपको ये समझना है, अधिवर्ष आप समझिए, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, है ना, लीप ईयर, ये सब आप जानते ही हैं, जो है आप रीजनिंग पढ़ते हैं। लीप ईयर मतलब आपका वो जो साल होगा वो 366 दिन होगा, और 366 दिन होता है तो ये फरवरी कितने दिन का होता है, 29 दिन का, ठीक है।
और आप जानते ही हैं, कैसे भी आप याद किए हुए हैं, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, जैसे मुझे ये याद है, जून नवंबर जानिए अप्रैल, है ना, सितंबर, ये 30 होता है ना, और बाकी सब 31। अगर लीप ईयर है तो फरवरी 28 या 29 हो जाएगा, मतलब अगर लीप ईयर है तो 29 हो जाता है, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28, बाकी सब जितने भी हैं वो 31 के होंगे, इसके अलावा जितने भी होंगे 31। तो आप अगर जनवरी की बात करेंगे तो जनवरी 31 है, फरवरी 29 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये अधिवर्ष है। और ये मार्च कौन सा हो जाएगा? इसमें क्या मार्च आ रहा है? नहीं, 31 होता है। फिलहाल ये 31-30 ऐसे चलता है, बस जून और एक महीना आसपास में उसमें 30-30 हो जाता है। तो 31, अप्रैल 30 और मई भी क्या है 31, है ना। अगर आप इस पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, है ना, विषम दिन। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको, तो 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 10, 4 14, 14 आ गया। 14 देखिए, 1 मिनट, ये कितना आ गया? 3 1 4, 4 4 3 7, 7 2 9, 9 10 2 12, 12 आ गया। अब इस 12 को 7 से भाग कर दीजिए तो 5 बच जाएगा, यही 5 आपका आंसर हो जाएगा, 5 विषम दिन हो जाएगा। ये सवाल आप जानते ही होंगे, है ना, और तेज आप करिए इसको, ये तो समझाने में इतना कर दिया। अच्छा, ये सवाल देखते हैं। एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री पर 20% सीधी छूट प्रदान कर रहा है और फिर भी 30% का मुनाफा कमाता है, ठीक है। अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की वृद्धि की गई, ये सवाल पूछा है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के भी मैंने कई वीडियो डाले हैं, करीबन 8-10 वीडियो, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी उस टाइम, तो उसको भी आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। और इसको देखिए, मैं कैसे 2 तरीके से आपको सबसे पहले बताता हूँ। एक तो फ्रैक्शन रूल से मैं इसको बताता हूँ कैसे आप सॉल्व करते हैं, अगर जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो भी जाने, ठीक है। आप सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा, MRP, SP, CP, ये यही चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, अंकित मूल्य होता है, ये विक्रय मूल्य होता है, ये अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य, है ना, और ये आपका क्रय मूल्य होता है। अगर आप अंकित मूल्य पे छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट, तो आपको SP मिलता है, ये दिमाग में रखना, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ। अगर आप अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देंगे तो आपको विक्रय मूल्य मिलता है। और जानते हैं प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, या अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको SP मिल जाएगा, और अगर आपको लॉस हुआ तो आपको SP मिल जाएगा। और ये किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। और छूट किस पे दी जाती है? विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पे दी जाती है। एक यही 3 ऐसे टर्म है जिसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। मतलब MRP पे डिस्काउंट होगा तो MRP पे डिस्काउंट होता है विक्रय, और अगर लाभ या हानि हो रहा है तो वो क्रय, और लाभ और हानि होने के तो विक्रय मिलेगा, और डिस्काउंट होकर विक्रय मिलेगी। ये विक्रय ऐसा होता है जो इनको जोड़ता है। बस इतनी चीज़ आपको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन रूल देखते हैं क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो फ्रैक्शन रूल के हिसाब से आप ये क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री पर 20% सीधी छूट प्रदान कर रहा है, 20% सीधी छूट प्रदान कर रहा है, यानी ये डिस्काउंट दे रहा है। तो आप 20% को अगर आप लिखेंगे तो 20% को मैं फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन रूल पहले बता रहा हूँ, 1/5 लिख सकते हैं। और मैंने बताया था डिस्काउंट किस पे होता है, MRP पे। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है जिस पे डिस्काउंट हो, MRP पे, अगर यहाँ प्रॉफिट लिखा होता तो इसका मतलब ये CP पे प्रॉफिट हो रहा है, जो बेस हो, तो CP पे CP लिख देते हैं। यहाँ डिस्काउंट की बात करें, ये डिस्काउंट है 20%, तो ये MRP हो गया। मान लेते हैं 5 यूनिट MRP है, तो यहाँ ऐसे लिख लेना MRP SP CP। तो हमने लिख लिया MRP कितना है, 5 यूनिट, ठीक है। और एक का ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है ना, छूट। अगर यार ये बताओ 5 यूनिट आपका MRP है, उस पर एक का अगर डिस्काउंट दे दे तो हम बताइए बेचेंगे कितने में, 4 यूनिट में, तो हमने 4 यहाँ लिख लिया। अच्छा, अब दूसरा क्या है, और फिर भी 30% का मुनाफा कमाता है ना, 30% का फिर भी मुनाफा दिया है, कमाता है। तो 30% का मुनाफा, यानी मुनाफा मैंने बताया हमेशा या मुनाफा कमा रहा है या हानि हो रहा है, तो ये CP पे होगा। तो 30% को लिखोगे फ्रैक्शन में तो 30/100 यानी 3/10, है ना। तो ये फ़ायदा हो रहा है, ये CP पे होगा, और ये प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट, तो SP कितना हो जाएगा, 13, है ना। तो हमारा CP है 10, तो हमने 10 यहाँ लिख लिया, है ना। और बताओ हमारा SP कितना है, 13, तो 13 ही लिख दिया। 13 ऐसा टर्म होता है जो CP और MRP को कॉमन करता है। अब हमारा SP जो है ना, SP को सेम करने की कोशिश करो। सेम कैसे होगा, 13 से यहाँ गुणा कर दें, तो 13 से यहाँ गुणा कर देंगे क्योंकि ये अनुपात में होता है, और 4 से यहाँ गुणा कर दें तो 4 से यहाँ भी कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 13×5 = 65, है ना।
और 13 चौका 52 और ये कितना 40। ये अनुपातिक रेशियो आ गया एमआरपी, एसपी और सीपी में। देखिए इस सवाल के लिए आप फार्मूला आपको भी याद होगा, नहीं मुझे नहीं लगता फार्मूला लगाने की जरूरत है। एक तो मैं ये तरीका बता रहा हूँ फ्रैक्शन, उसके बाद मैं रेशियो से भी बता दूंगा और दूसरी तरीके से कैसे परसेंट से भी करेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अंकित मूल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। अब ये सीपी से, सीपी जो भी इसका खरीद रहा होगा वो अंकित मूल में कितने परसेंट की वृद्धि किया वो पूछा है। जितने में वो खरीदा रहा होगा वो कितने में ये वृद्धि कर दी वो पूछा है। तो अगर ये वृद्धि परसेंट निकालेंगे तो वृद्धि प्रतिशत निकालना अगर हमें है ना, जो भी वृद्धि प्रतिशत होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ देख लो कितने की वृद्धि है, यहाँ पे वृद्धि है 25 की। ये आधार तो यही लेंगे ना, इसी पे ही तो देखना है ना। तो 40 पे आप देखेंगे 25 की वृद्धि करके जो है वो 65 में बेचा है, तो आप 25/40 कर लीजिए, ठीक है, गुणे 100 कर दिया है ना। तो ये खत्म और काट दूं मैं, ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, तो ये 25 पंचे 125, 125/2, तो आपकी फाइनली वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ 62.50% है ना। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, यानी सी ऑप्शन से हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये होता है फ्रैक्शन रूल से। अच्छा अब परसेंट से देखते हैं कैसे करेंगे। एक्चुअली ये वहाँ मदद करता है, जैसे ये यहाँ पे आपको वैल्यू आसान दे दिया है ना, तो वैल्यू अगर आसान आपको दे दिया है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, और भी तरीके लोग लगा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर 14 से 2/7 या 16 से 2/3 दे देता है तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, या तो आपको फार्मूला हो दो, फिर फार्मूला मैं बता नहीं रहा हूँ, है ना। अब क्या कह रहा है, इसके लिए आप ऐसे कर लो, जैसे MRP, SP और CP, ठीक है। ये मान लेते हैं MRP 100 रहा होगा। अब अगर ये 20% का डिस्काउंट देगा, तो मैंने बताया था डिस्काउंट देते हो तो SP मिलता है, तो 20% का अगर डिस्काउंट दोगे 20% का, तो SP कितना हो गया 80 हो गया ना SP, ऐसे लिख लो। अब फायदा हो रहा है ना, 30% का फायदा हो रहा है यहाँ पे देखो, तो बताओ CP पे ही तो फायदा होता है। CP पे अगर 30% का फायदा करेंगे तो आपको अगर SP चाहिए तो 130/100 लिखना पड़ेगा, है ना, बराबर SP होता है। तो अब आप बताओ CP बराबर कितना लिख दूँ मैं, SP गुणे 100/130, ये और जल्दी किया जा सकता है लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। तो SP की वैल्यू आपको पता है 80, तो बताओ CP कितना आ जाएगा, 80 गुणे 100/130, है ना। तो क्या यहाँ मैं रख दूँ, ये सब अनुपात में जा रहे हैं, तो 80 गुणे 100/130 ये रख दिया। और हमें क्या चाहिए, ये तीनों अनुपात आ गया, इसको मैं हटा दूँ, ये तीनों सब ये अनुपात है। हमें MRP चाहिए और हमें CP चाहिए, तो MRP और CP ही बस ले लो, बाकी और कुछ नहीं। ये 100 और ये 80 इसको मैं 80 गुणे 100/130, है ना, तो ये 100 काट दें तो 130/80, है ना, तो इसे इधर में मिटा रहा हूँ, है ना। अब इसको यहाँ पे 0 काट दें, तो MRP और CP का रेशियो कितना आ गया 13:8। अब ये यूनिट है आपका CP 8 और MRP था 13, तो बताओ कितना बढ़ा 5, किस पे 8 पे। तो वृद्धि परसेंट अगर आपको निकालना है तो 5/8, है ना, गुणे 100, इन्हीं को हल कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। काट देता हूँ मैं, देखिए 4 दूनी 8, ये 25 चौका 100, यानी आ जाएगा आपको 125/2, तो यही आ जाएगा 6 दूनी 2 छक 12, ये आ जाएगा इतना % की वृद्धि। तो एक तो ये तरीका है, और भी अगर फार्मूला याद है तो उससे भी आप कर लीजिए, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से आप फार्मूला मत याद करिए, ऐसे ही सॉल्व करिए, ठीक है। ये सवाल देखते हैं, ये है क्वेश्चन 8, उस अनुपात को ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के आपको बहुत सवाल मिलेंगे। क्वेश्चन 8, उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें 192 रुपया प्रति किलोग्राम कीमत वाली मिश्रण को 150 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाले मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाए ताकि जब अंतिम मिश्रण को 194 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाए 20% का मुनाफा। अब देखिए ये बेचा जा रहा है, इतने में ये बेचा जा रहा है। अब पता है एक चीज़ ये समझने की जरूरत है, जो एलिगेशन होता है ना मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो भी चीज़ आप लगाते हैं, आप जैसे ये वैल्यू रखते हैं, वो एक यहाँ रखते हैं ऐसे ना, तो आप अगर यहाँ CP रख रहे हो ना तो यहाँ भी CP यहाँ भी CP आपको रखनी पड़ती है। अगर ये किलोमीटर पर आवर यहाँ रख रहे हो ना तो यहाँ पे भी आपको किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर हो रही है, ठीक है। ये चीज़ आप समझना, जो वैल्यू यहाँ वो वैल्यू वही रेट यहाँ वही रेट यहाँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की जरूरत है, याद रखना एलिगेशन में हमेशा हम रेट का ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कोई चीज़ें रेट, जैसे अगर आप यहाँ किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे भी आप किलोमीटर पर आवर,
इनका अगर आप एलिगेशन करते जो रेशियो आएगा ना वो आवर के अनुपातों का रेशियो आएगा, समय का आएगा, कहने मतलब ये समय का रेशियो आएगा, जो भी होगा ये टाइम का रेशियो आएगा। तो ये जो नीचे की वैल्यू होती है उसी का अनुपात नीचे आता है, ये याद रखना। जैसे जैसे यहाँ पे रुपया पर किलोग्राम है, ठीक है, यहाँ पे भी रुपया पर किलोग्राम है, ठीक है, और यहाँ पे भी रुपया पर किलोग्राम, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो किलोग्राम का रेशियो आएगा, मतलब वजन का आएगा, वो ग्राम किलोग्राम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दिमाग में एक छोटी सी बात है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। और मैंने क्या बताया, अगर CP है तो तीनों जगह CP हो जाएगी, अगर विक्रय मूल्य है तीनों जगह विक्रय मूल्य होगी। लेकिन ये तो आपका CP है तो आप खरीद रहे हो, ये भी आप खरीद रहे हो, और ये तो आप बेच रहे हो, तो SP है तो सबसे पहले 20% का मुनाफा पे SP है, तो ये CP निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे, CP पे 20% का मुनाफा होके ही ये वैल्यू आई थी, कौन सी, 194.40, है ना। तो बताइए CP कितना आ जाएगा, 194.40 बटे 120 गुणे 100। इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको कट कर लेते हैं, है ना। तो 12 से अगर आप गुणा करेंगे इस वैल्यू में, जितनी भी वैल्यू आ जाएगी, ये 12 से गुणा करने पे इसकी काट के देखते हैं, तो 10 से इसमें गुणा कर दें तो कहने का मतलब 1 इतना आ जाएगी, ये इसको 12 से करते हैं तो 12 1 के 12, है ना, और 12 8 84, और 12 6 72, है ना, और 12 6 72 हो गया, और फिर कितना बचा 24, 12 दूनी 24, 162 आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो 162 रुपये आ गई, ठीक है। ये अब हमें पता चल गया, ये जो मिश्रण जो पड़ा होगा, मिश्रण का जो क्रय मूल्य पड़ा होगा वो 162 रुपये पड़ा होगा। अब ठीक है, अब बस आसान हो गया, अब आप मिला दो। अब कैसे करना है, अब ये वैल्यू ले लिया 192 रुपया पर किलोग्राम, 150 और 162, ये आ गया, बस इनका एलिगेशन। और मैंने बताया था उसमें घटाने उठाने की जरूरत नहीं, डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस यहाँ आएगा, 192 162 का 6×3 आ गया, ठीक है, और 150 और 162 का इधर लग दो तो ये 12 आ गया, सॉरी ये कितना आ जाएगा, ये 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो 6:5 आ गया, जहाँ भी है वही सही है। कहाँ है, 5:6, ठीक है, 5:6 आप ले लीजिए। एक मिनट, कुछ गलत हो गया क्या, कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट, ये आ रहा है इसमें 6 नहीं, ये देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 ये हो जाएगा, ठीक है, 2:5 आ जाएगा, सॉरी। आगे करते हैं, ऐसे ही हो जाता है, अगर ये 6:5 होता शायद टिक मार देता मैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिए, ह्यूमन एरर होता रहता है। वही मैं बता रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो जो भी सवाल आपके गलत होंगे वो ह्यूमन एरर से ही होता है, बाकी नहीं तो फिर आप कॉन्सेप्ट पता है तो गलती क्या होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन 9 ये देखते हैं, ये अब 9 नंबर सवाल देखते हैं। इस 9 नंबर सवाल में आपको क्या निकालना है, इसकी माध्यिका निकालनी है। ये कोई रैंडम नंबर दिए हैं अलग अलग करके, है ना। अब इनकी आपको मीडियन निकालनी है। सबसे पहले मीडियन को निकालने के लिए कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मीडियन है, मीडियन को माध्यिका बोलते हैं, है ना, मीडियन। इसमें ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एक तो ये जानिए, ये सब चीज़ें आप मीन मीडियन मॉड ये निकालना आप जान लीजिए, मीन मीडियन मॉड सबको पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे हम मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको बोलूँ ये सवाल को सॉल्व करना है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको चाहे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। कोई भी अगर रैंडम डिजिट आपको लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, उसको आप या तो बढ़ते क्रम में लिख लीजिए या तो घटते क्रम में लिख लीजिए। जैसे इसमें क्या है, अब ऐसे बढ़ते या घटते में आप लिखेंगे, या तो इनके जो काउंटिंग होगी ना, जैसे 1 2 ऐसे संख्या लिखी, या तो ये सम आएगा या तो विषम आएगा, है ना। जैसे मैं लिख दूँ 1 2 3 ये आ रहा है, तो आप देख रहे हैं ये विषम है, ये ऑड है ना, ये ऑड है। तो इसमें अगर आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको आपको मीडियन निकालना है तो 2 हो जाएगी, बीच की वैल्यू 2 हो जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। और अगर मान लो 1 2 3 4 ऐसे आ जाए, ये देखिए इवन है, तो इवन क्या होता है कि आपको जैसे ये 4 है तो 4 में से अगर इवन है तो 2 आप निकाल ही लो, है ना। 2 निकालने के बाद कितना बचा, 2 संख्या बची, 2 को बांट दो, एक एक साइड में, एक इधर एक इधर, ये हटा दो, बीच में बचा ये 2 ना, तो 2 + 3 बटे 2 इसको कर लो, तो ये 5 2.5, इसका ये मीडियन आ जाएगा, ये बीच में वैल्यू आएगी 2.5, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, इनको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। आपको कोई भी मत याद करिएगा, इतना हुआ टर्म और जैसे होता नहीं
कि n+1/2 टर्म, उसके बाद फिर n/2 टर्म, ऐसे करके फिर जोड़ के डिवाइड, ऐसे कुछ नहीं। आप इसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, मैं इंक्रीजिंग में लिखूँ, आप डिक्रीजिंग में लिख सकते हैं। तो इसमें आप पूरे में देखेंगे तो एक -3 और -1 है। अब इसमें आप देखो सबसे छोटी कौन है, क्योंकि सबसे छोटी पहले हमें लिखनी है, क्योंकि हम बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे तो ये वैल्यू छोटी है ना, ये वैल्यू बड़ी है। ये कैसे आप समझ सकते हैं, ये संख्या रेखा पे अगर प्लॉटिंग करेंगे तो ये -1 -3 है ना, तो ये 1 ये 2 ऐसे जाता है। कहने का मतलब 0 के इधर जाते हैं तो वैल्यू छोटी होती जाती है ना, और इधर आप जाते हैं है ना, तो ये बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो 0 के पास वाली जो निगेटिव वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, तो ये a बड़ी हो जाएगी और -3 छोटा हो जाएगा। तो -3 और -1 में अगर हम देखेंगे -3 छोटा है, तो -3 हमने लिख लिया, तो -3 लिख लिया, मैं काटते जाऊंगा, ये -3 है ना, फिर -3 एक और है, ये भी लिख लिया। अब इसके बाद -1 आ गया, -1 भी हमने लिख लिया है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 भी मैंने कट कर दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 2 3 2 आ जाएंगे है ना, लिख लिया मैंने। उसके बाद 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 है ना। उसके बाद 6 कितना है, 1 2 3 6, 1 6 2 6 3 6। अब इसको आप गिन लो यार, इसको जब आप गिनोगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया ना। तो 14 में से आप जान रहे हैं ये सम आ गया, तो 2 तो निकाल लो, क्योंकि दो जो भी संख्या बीच में आएगी उसको जोड़ के बटे 2 करेंगे, तो 2 निकालोगे बचेगा 12, 12 को मार दो 6 6, तो 6 इधर से ले लो, 3 4 5 6 ये हटा दिया। ठीक है, इधर से भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 ये हटा दिया, इनकी अब रोल नहीं है। आप इसी को ही बस जोड़ के बटे 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 2 7 7 बटे 2 3.5 आपका आंसर आ गया। ये ऐसे है, बाकी आप और कोई तरीके करते हैं तो कर सकते हैं, मुझे लगता है ये भी ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ना। सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना चाहिए, ऐसे सवाल आपको हमेशा मिलेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के थोड़े बहुत सवाल आप जानिए। अच्छा, इसमें आपको ये वैल्यू निकालनी है, और ये क्यूब है, इसमें कंफ्यूज मत होना, y³ + z³ है ना, बटे y³ - z³, इसकी वैल्यू निकालनी है। और आपको y/z बराबर 1/3 दिया है, ये दिया है। तो आप चाहे ऐसे सवालों में आप 1 और 3 ही रख दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत होती है। एक्चुअली क्या होता है, जो अनुपातिक चीज़ें होती है ना, जैसे अनुपात में है ये 1/3, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, पता नहीं क्या रहा होगा। इसको भाई हो सकता है 3/9 रहा हो, इसको काट के 1/3 आया हो सकता है 9/27 रहा हो, ये काट के 1/3 आया हो, तो हमें कुछ पता नहीं होता कितना होता है। तो ये जो वैल्यू कटी होती है उसी को हम मान लेते हैं, यहाँ पे k कटा होगा, यहाँ पे भी k कटा होगा, तो ये वैल्यू 1k/3k हो जाती है। ठीक है, ऐसे है ना। अब यानी y की वैल्यू आपकी 1k हो गई और z की वैल्यू 3k हो गई है ना। तो इसमें आप पुट कर दो, आप डायरेक्ट 1 और 3 भी रख देते हैं तभी भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये हम पुट करेंगे y की वैल्यू 1k, तो ये k का क्यूब हो गया, प्लस z मतलब हो जाएगा आपका 3k का क्यूब है ना, बटे k कट जाता है ना। और ये कितना हो गया, y मतलब कितना, y मतलब k का क्यूब माइनस, और ये z का कितना है, 3 का क्यूब। एक्चुअली क्या होता है, ये कट जाएगा k। जैसे ये कब कटेगा, जब ऊपर का जो ये पावर है नीचे का पावर सेम होगा। पावर ऊपर अगर अंश और हर में दोनों पावर सेम होता है तो कट जाएगा। ऐसे सवाल के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, सेम वैल्यू रख सकते हैं आप 1 और 3। अब इनको आप हल कर लो यार, तो ये 3 3 9 3 27, यानी k³ + 27 k³ है ना, बटे k³ - 27 k³ है ना, तो ये हो जाएगा 28 k³ बटे ये माइनस घटाओगे तो ये 26 आ जाएगा, -26 k³ आ जाएगा। ये तो खत्म हो गया, तो इसको काट लो, 14 और ये कितना 13 है ना, तो वैल्यू फाइनली क्या जाएगी, -14/13। ये आसान सवाल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां हो गया, 11वां देखते हैं। अच्छा, ये सवाल, ये देखिए पैटर्न का सवाल है, इस पर तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा पैटर्न का ही सवाल है। ये हर कोई ये लगा के जाता है ना, सॉरी 1 मिनट। तो इस सवाल को करने के लिए देखिए, आप बेसिक से भी करेंगे तभी भी यार तेज हो जाएगा। अगर आपको ना भी पता हो, कुछ मत याद करो, बेसिक से सॉल्व कर लो। तो बेसिक से अगर आप इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 99 है ना, ये ऐसे लिखा है, ये 35/36 × 72 है, ये है।
इसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या है और यहाँ पे इसको भी गुणा, जैसे कहीं लिखा है ना 2 सही 1/3, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसको आप डायरेक्ट 3 दूनी 6 7/2 लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इतनी ही इसमें बारीकियां हैं जो समझने की जरूरत है। इसका मतलब होता है अगर ऐसे कहीं है ना तो ये गुणा नहीं है, ये मान के आप समझना, ये प्लस होता है, यानी 2 + 1/3 होता है। ऐसे जैसे कहीं लिखा है 4 से 1/5, तो इसका मतलब है 4 + 1/5। तभी आप क्या करते हो, इनका एलसीएम ऐसे हल करते हो या डायरेक्ट गुणा करते हो, आ जाता है। तो इनको करेंगे तो 5 चौक 20, 21/5 आता है। ठीक है, तो ये बात समझना, उस चीज़ को प्लस बोला जाता है। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा है 2 × 1/3, इसका मतलब होता है 2/3, क्योंकि ये वैल्यू इसमें गुणा हो जाती है। बात समझ रहे हैं? तो हमेशा याद रखना a सही b/c कहीं लिखा है तो होता है a + b/c। लेकिन अगर a × b/c कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है ab/c। इस छोटी सी बात को समझने की जरूरत है, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। इस पर मैं 1-2 पैटर्न और बता दूंगा आपको। तो अभी मैं इसको क्या कर दूं, इसको मैं 99 + 35/36 और ये पूरे का मल्टीप्लाई होगा 72। ये छोटी सी बात है इसको समझने की। अब 99 को 100 - 1 में लिख दूं प्लस 35/36 और ये पूरा का 72 है। ठीक है, 72। अब इसमें जब ये गुणा करोगे तो ये 7200 हो जाएगा, -72 प्लस 35/36 × 72, ये पूरे में गुणा कर दो तो ये 36 × 72। ठीक है, तो ये 7200 - 72 और ये 35 × 70 + 70। ठीक है, इधर मैं मिटा देता हूँ। अब क्या करेंगे, अब ये इसमें से घटा लो तो बात यहाँ पे देख रहे हैं, इसको इस -72 में से +70 करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो 7200 में से -2 तो आ जाएगा 7198। ये आपका आंसर आ जाएगा 7198। ठीक है, आप बेसिक से भी करते तब भी आपका लग जाता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। फिलहाल ऐसे सवालों को और हल करने के लिए 1-2 पैटर्न और देख लेते हैं। जैसे ऐसे पैटर्न वाले सवाल कैसे आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए कैसे, जैसे इस टाइप के एक पैटर्न वाले सवाल ऐसे आते हैं तो आपको डायरेक्ट कैसे करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 999 और ये 98/99 है ना, इनटू इसी पैटर्न पे ये सवाल है, बस ये जितना ये है उतना ये है। ये एक बार जा रहा है, ये वाला टर्म आप देख रहे हैं, ये और ये कट जा रहा है ना। तो इस टाइप के पैटर्न सेम है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें देखिए 1 का अंतर है, जितने का अंतर है, ये अंतर कितने का है, 1 का है ना, 1 का। ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है, तो आपने 99 लिख लिया और ये जितने 9 है उतने यहाँ लिख लो, है ना। जितने 9 है, कितने 9, 1 2। आप मेरे एक सिंप्लीफिकेशन का मेरा एक वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। जितने 9 है उतना 0 लिख लिया, ठीक है, और यहाँ जो टर्म था वो टर्म उतार लिया, और ये सेम टर्म यहाँ भी ये कट रहा है, तो ये अंतर 1 का आ रहा है, यहाँ पे -1 घटा दिया, आंसर है। तो 98999 ये आंसर हो जाता है। ठीक है, एक तो ये पैटर्न होता है। इनको भी ऐसे बेसिक से करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न कभी भी आए तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट किया जाता है। कहने का मतलब क्या होना चाहिए, जो ये टर्म है वहाँ पे ये भी ये कट रहा है, सीधे कट जा रहा है, ये आपको दिख रहा है ना कट रहा है, लेकिन ऐसे कटता नहीं सीधे, है ना, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ प्लस में है, यहाँ पे ये प्लस में है ना। तो लेकिन ये सेम टर्म है, तो हमने क्या किया, और एक अंतर कितने का है, यहाँ पे -1 का अंतर है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो हमने 99 यहाँ रख लिया और बाकी जितने 9 हैं उतने 0 रख लिया, और ये जितने का अंतर है, 1 का अंतर था, 1 घटा दिया, आंसर आ जाता है। अच्छा, एक सवाल और ऐसे होते हैं, एक तो पैटर्न ये है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिए और डिटेल में भी बताऊँगा। एक जैसे मान लो 1/5 + 999 और ये 494/495 × 99, एक ये सवाल आता है। अच्छा, इसमें भी समझ, ये देख रहे हैं 1/5 यहाँ है, ये 5 कैसे है पता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये डिपेंड करता है, जैसे 99 को 5 में गुणा करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी 495, 99 × 5 करेंगे 495, तो वही 1 प्लस इतना बटे करके लिखा रहता है, 1 बटे उतना ही टर्म लिखा रहेगा। 99 × 5 करेंगे, जितनी ये वैल्यू आ रही है ना, देखिए 99 × 5 करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है, तो जितनी बार वो जाता है उतना यहाँ वैल्यू लिखी रहती है, और 1 का देखिए कम है, 1 ऊपर वाली वैल्यू कम है। ठीक है, तो इसको सवालों को क्या करते हैं, कुछ नहीं किया जाता, ये जितने चीज़ें लिखी है यहाँ पे आपने लिख लिया, 99 लिखा 99 लिख लिया, यहाँ पे जितने 9 होते हैं उतने 0 लिख लिया, वही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए भी आप जाके प्ले लिस्ट में मेरे, है ना, बहुत पहले का वीडियो है, शुरू में मैंने बनाया था, प्ले लिस्ट में जाके सिंप्लीफिकेशन में आप देखिए, है ना, तो वो चीज़ें मैंने समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला सवाल करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है 3√16, है ना। तो 3√16 ये कंफ्यूज मत हो ना, ये गुणे में है ऐसे, है ना। एक तो ये होता है जैसे अगर ऐसे कहीं लिखा है इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 होता है, लेकिन तो कभी जब लिखा भी रहता 3 ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये 16 की पावर 1/3, ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब 16 की पावर 1/2 है। कभी कभी जान नहीं मिलता, जैसे यहाँ पे लोग अंदर वैल्यू मत समझना, ये गुणे में है। तो एक है पूछा है क्या, पर अपरिमेय काल्पनिक पूर्णांक अभाज्य। अब यार ये सवाल को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं, तभी बता सकते हैं जब आपको इन सब बारे में पता हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं जब पीडीएफ डिस्कस करूंगा तो उसमें एक एक चीज़ें बता दूंगा, फिलहाल यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे 3 इसको 16 को सबसे पहले आप सॉल्व कर लो, तो ये वैल्यू तो 4 हो जाएगी, तो ये 3 × 4 यानी 12 आ गया, ठीक है 12। अब आपको 12 देखना ये है क्या, अपरिमेय। परमीय अपरिमेय आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे अगर बात बोला जाए परमीय अपरिमेय क्या होता है, जैसे इसमें एक सवाल बहुत पूरा ये दोनों में पूछा जाता है, इसमें से कौन सा परमीय कौन सा परमीय, तो ये वैल्यू परमीय होती है और ये वैल्यू अपरिमेय होती है। ये आप समझिए, ये अपरिमेय होता है ना, और ये परमीय होता है। एक ये सवाल बहुत पूछा जाता है, ठीक है। परमीय अपरिमेय का यही है, परमीय संख्याएं वो होती है जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 ना हो, Q 0 ना हो, वो आपकी एक परमीय संख्या होती है। ये पाई परमीय इसलिए नहीं होता, आप जानते हैं ये वैल्यू इसी की होती है, लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, 3.17 को लेके ही अप्रॉक्स वैल्यू को 22/7 किया जाता है। और पाई की वैल्यू जानते हैं, पाई की एक किताब भी आती है, इसका एक कंपटीशन भी होता है कि पाई की डिजिट किसको याद है कितनी ज़्यादा, क्योंकि पाई की पूरी बुक है उसमें इसकी डिजिट है, क्योंकि ये वैल्यू कभी कटती नहीं, कभी ये नॉन रिकरिंग है, मतलब ये कभी कटेगी ही नहीं, ऐसे वैल्यू आती जाएगी 3.14 आगे आगे ऐसी वैल्यू आती ही जाएगी पाई की। तो ये कभी भी जब वैल्यू आती जाती है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते, क्योंकि ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी रुकती ही नहीं। लेकिन ये 22/7 ये इतनी ही वैल्यू लेके इसको ऐसे हल कर लिया जाता है, अप्रॉक्स वैल्यू 22/7। तो ये 22/7 ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में है, इसलिए ये आपका परमीय संख्या होती है। ये दिमाग में रखना, पाई पूछा जाएगा अपरमीय और 22/7 परमीय, ठीक है। अपरमीय परमीय में बस ये होता है, परमीय P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और अपरमीय P/Q के फॉर्म में नहीं हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो नॉन रिकरिंग होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, और नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग वाला भी परमीय होता है। रिकरिंग मतलब ऐसे जैसे 1.3 बार, है ना, ये परमीय संख्या होती है। इसको हम P/Q के फॉर्म में हल करके लिख सकते हो, 1.333333 ऐसे है ये, तो ये रिकरिंग होता है ना, ये रिकरिंग है। जैसे 1.5656 ऐसे कहीं लिखा है, तो ये देखो रिपीट है, तो इसको डायरेक्ट 1.56 लिख सकते हो आप, है ना। तो इसको P/Q के फॉर्म में हल करोगे तो ये आ जाता है। ये आप जानते हैं बार वाले क्वेश्चन, तो बार वाले जो भी होते हैं वो परमीय संख्याएं होती हैं। लेकिन तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे √2 √3, ये सब की वैल्यू आप गूगल में डाल के देखेंगे, कभी ये रुकती नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी रुकेगी ही नहीं है ना, ऐसे चलती जाएगी। और ये कोई पैटर्न भी नहीं बनता, जैसे यहाँ देख रहे हैं 56 आते जा रहे हैं, एक पैटर्न बन रहा है, ये रिकरिंग है। लेकिन √3 की वैल्यू कभी रिकरिंग आएगी नहीं, आप देखेंगे ना कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा, तो ये सब अपरिमेय संख्या होती है। तो सिंपल सी बात ये आपको समझनी, कोई चीज़ अगर टर्मिनेटिंग है, मतलब आप अगर जो है उनको P/Q के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो तो सही है, तो वो आपका परमीय है, या आपका जो है ये रिकरिंग वाले ये परमीय है। बाकी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो आपके सब अपरिमेय है। अच्छा, काल्पनिक क्या होता है? काल्पनिक जैसे ऐसे, ये काल्पनिक है -3, ये है ना। आप जैसे मेरा PDF देखेंगे A+IB ऐसे होता है, ये रियल नंबर होता है ना, ऐसे कोई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मिश्रित संख्या। तो कॉम्प्लेक्स संख्या में ये रियल नंबर है ना, और ये इमेजिनरी इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी तो है नहीं, क्योंकि रूट के अंदर कोई वैल्यू तो आ नहीं रही है ये, तो ये भी नहीं हो सकता, ना परमीय है, ये भी नहीं हो सकता ये, है ना ये हो सकता है काल्पनिक। तो ये जो जैसे कहीं 3 लिखा है, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो √-1 × √3, तो ये जो वैल्यू आती है ये I होता है ना। तो I बराबर होता है ये √-1, तो यही I² बराबर हो जाता है -1। तो ये कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं है। अच्छा, पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक बिल्कुल हो सकता है। आपके पूर्णांक 2 तरह के होते हैं। इंटीजर जो होता है, आपका इंटीजर को ही पूर्णांक बोलते हैं। तो इंटीजर जैसे ये 0 है ना, तो ये निगेटिव इंटीजर इधर होता है ना, जो भी वैल्यू होती है, और ये पॉजिटिव इंटीजर इधर होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक, और ये ऋण पूर्णांक यही होता है ना। तो जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक होता है अ नंबर विच इज नॉट अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में ना हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3
4, ये सब पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है। -1, -2, -3, -4 ये ऋण पूर्णांक है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में ना हो पूर्णांक होते हैं। तो क्या है, वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में है? नहीं, फ्रैक्शन में नहीं है, ये प्लस जो है 12 है, तो ये धन पूर्णांक है। तो सिर्फ पूर्णांक बोला, यानी पूर्णांक ये सही है। अच्छा, अभाज्य देख लेते हैं, भाज्य भाज्य ये क्या होता है? प्राइम एंड कंपोजिट, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है ना। प्राइम संख्या, और ये प्राइम मतलब होता है भाज्य, सॉरी अभाज्य, ये अभाज्य होता है। प्राइम मतलब अभाज्य है ना, और कंपोजिट मतलब भाज्य है ना, कंपोजिट मतलब भाज्य। ये दो चीज़ें जानने की जरूरत है। अब जैसे समझना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब जैसे अगर प्राइम अभाज्य संख्याएं की बात करेंगे, तो अभाज्य क्या होता है? अभाज्य के लिए याद रखना कि 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए। 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर किसी भी संख्या के, अगर किसी भी संख्या के 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर आ रहे हैं तो वो आपके जो है प्राइम अभाज्य संख्या होती है। लेकिन भाज्य मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। ठीक है, फैक्टर। अब ये क्या चीज़ होती है, अब समझना जरा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे आप जानते हैं सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या की अगर बात करेंगे तो आप देखिए, चालू करेंगे 1 2 3 4 ऐसे ही ना 5, इसको मैं बताते चलता हूँ आपको। ये है, अब इससे आप अगर आप एक की बात करते हैं तो एक का अगर आप फैक्टर करेंगे तो एक किससे कटेगा? एक से कटेगा, और कोई दूसरी संख्या एक फिर अगर ले लोगे, एक तो बार बार लेते रहो। तो क्या अगर जैसे मैं एक और एक से ऐसे बोल दूं तो क्या ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं? नहीं, दो अलग अलग फैक्टर नहीं, एक ही है, वही बार बार रिपीट आप करना चाह रहे हैं। तो एक, तो इसीलिए ये प्राइम, ये अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि ये एक से ही कटता है, उसका कोई दूसरा और फैक्टर नहीं है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। तो मैंने क्या बताया, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होना चाहिए, मिनिमम 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर ऐसे कह सकते हैं, है ना। 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं है, सेम ही फैक्टर है। 2 बार लिख लो, 3 बार लिख लो, 1 से ही कटेगा। लेकिन तो यहाँ पे 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अच्छा, 3 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 है फैक्टर, तो ये डिस्टिंक्ट फैक्टर अलग 3 भी हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य आपकी संख्या 2 होती है, और इसी को सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोलती है, क्योंकि 2 सम है। अच्छा, 3 भी है। अब अगर भाज्य कंपोजिट की बात करेंगे ना, तो मैंने बताया मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। तो मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर की बात करेंगे तो क्या एक है? एक में तो एक ही फैक्टर है यार। 2 में 2 भी है, 1 से भी कटेगा। 3 में 3 से कटेगा, 1 से कटेगा। लेकिन हमने क्या बताया, मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। ऐसे 4 है, तो 4 किससे किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। ये देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या आपकी 4 होती है। ये दिमाग में रखना। बस इतनी सारी चीज़ें अभाज्य और भाज्य का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, 13 नंबर क्या कह रहा है, ये सवाल को देखते हैं। राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी, कोई वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार, ऐसे वृत्त बना लेता हूँ मैं। वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः राधा और रानी, तो राधा को मैं आर राधा, और इसको आर डी में कर देता हूँ, राधा हो जाएगा, और आर रानी हो जाएगा। तो ये 800 है पूरा, ये 800 मीटर की पगडंडी है, दिमाग में ये रखना। ठीक है, राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकेंड और 2 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू कर के विपरीत दिशाओं में दौड़ती हैं। मतलब अगर ये इधर आ रही है तो ये इधर आ रही है, और इनका क्या है 8 मीटर पर सेकेंड है, और इसका क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। ठीक है, दिशाओं में दौड़ी, जब भी वह मिली, मतलब जब जब वो मिल रही है, राधा की गति आधी हो जा रही है। मतलब ये राधा है, इसकी गति आधी होती चली जाती है, इसकी आधी हो रही है। ठीक है, 1/2 मैंने कर दिया, आधी हो गई, और रानी की गति 2 गुनी हो गई, ये रानी की गति डबल होती जा रही है। जब भी वह मिली, ये दिमाग में रखना, जब जब वो मिल रही है तब तब ये होता जा रहा है ना। जितनी बार मिलेंगी उतनी बार राधा आधी स्पीड होती जाएगी, और 1 मिनट किसकी, राधा की गति आधी होती जाएगी, और रानी की गति 2 गुनी। तो ये रानी है, ये राधा, इसकी 2 गुनी। ये चीज दिमाग में रखना।
अब क्या कह रहा है कि कितने समय बाद वह तीसरी बार के लिए मिलेंगी। तीसरी बार के लिए हमें देखना है कितने समय में, तीसरी बार जब मिल रही है तो कितना समय हुआ टोटल शुरू से, और तीसरी बार कितना समय। तो जब पहली बार की बात करेंगे तो मिलने में लगा समय, ये आप समझिए, मिलने में लगा समय, ये दिमाग में रखिए, गैप बटे, ये मेरा तरीका है, ऐसे दिमाग में रखिए, गैप बटे रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड का मैं बताया था, रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो आप माइनस कर लेना, और अगर विपरीत डायरेक्शन में है तो रिलेटिव से जोड़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पहले केस में हम क्या करेंगे। पहले केस में ये इधर से चला और ये इधर से चला, इतना समझ गए। मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ से चालू करते हैं ऊपर से। पहले केस में विपरीत चल रहे हैं, स्पीड क्या है वो देखते जाते हैं। तो पहला केस है ना, 800 मीटर है, डिस्टेंस 800 मीटर ये, और राधा की स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, और हमारा रानी की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बताओ मिलने में लगा समय, मैंने बताया गैप बटे रिलेटिव वेलोसिटी। तो गैप कितना है 800 मीटर का, और रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड ये विपरीत चल रहा है, एक इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, सब ये विपरीत चल रहा है, ये इधर की तरफ जा रही है और ये इधर ऐसे जाएगी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, तो 8 मीटर और 2 ये मीटर पर सेकेंड दोनों का, तो कितना आ जाएगा, तो ये 10 है ना, 800 बटे 10 ये काट दें तो 80 जो है सेकेंड आ जाएगा, 80 सेकेंड, यानी पहली बार में वो मिलेंगे 80 सेकेंड में। अच्छा दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में देखते हैं। दूसरे केस में अब जब मिले हैं ना तो राधा की गति क्या हो रही है, यहाँ पे राधा की गति बोल रहा है आधी हो जाती है, यानी राधा 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और जो है रानी जो होगी वो डबल हो जा रही है, यहाँ पे देखिए डबल जितनी बार, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 2 थी 4 हो जाएगी, है ना। अब बताइए मिलने में लगा समय, गैप बटे रिलेटिव स्पीड, अभी भी गैप उतना ही है भाई, जहाँ पे मिलेंगी मान लो यहाँ मिलेगी, मैंने बताया। अब ये वाली जो थी इधर जाएगी और वो वाली इधर जाएगी, है ना, ऐसे उल्टा ही तो चलेंगे अभी भी, लेकिन स्पीड उनकी ये इस स्पीड से अब चलेंगी, तो गैप अभी भी है उसी वृत्त तक 800, और इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि विपरीत चल रहे हैं, 4 4 8 है ना, तो ये 8, तो इनको कट कर दो तो 100 सेकेंड हो गया, यानी दूसरे में 100 सेकेंड हो गया, पहले में 80 था। अच्छा तीसरे केस में क्या हुआ, इसको मैं मिटा देता हूँ। तीसरा केस, तीसरी बार जब मिलेंगी थर्ड, तो थर्ड जब आप देखेंगे तो थर्ड में अब राधा दुगनी होती जा रही है, आधी होती जा रही है, ये देखिए राधा आधी होती है, तो 4 थी, 4 का आधा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो रानी है, रानी डबल होती जा रही है, यहाँ पे देखिए, तो रानी जो होगी वो 4 थी, है ना, 8 हो जाएंगी, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बताइए मिलने में लगा समय, गैप बटे रिलेटिव स्पीड, तो गैप हमारा वही कितना 800 मीटर है ना, और रिलेटिव स्पीड ये दोनों को जोड़ दो, ये 10, तो ये काट दें 80 सेकेंड। अब तीनों को अगर आप जोड़ेंगे ना, ये और ये तीनों को जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 प्लस 100 प्लस 80, तो 8 दूनी 16, 260 सेकेंड के बाद वो तीसरी बार मिलेंगी, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखना मिलने में लगा समय होता है गैप बटे रिलेटिव स्पीड, उन दोनों के बीच में गैप देख लो और रिलेटिव स्पीड कर लेंगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा। ये सवाल लगाते हैं। 14 नंबर सवाल, एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती है, एक हफ्ते में कितने दिन काम करती है, 6 दिन, ये दिमाग में रखना। अगर मैं बात करूंगा एक हफ्ते काम किया तो एक हफ्ते मतलब दिमाग में 6 दिन रखेंगे। ठीक है, 6 दिन काम करती थी एक कंपनी जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती थी, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि इतना है, कितना, ये 3000 रुपया है ना, और एक हफ्ते का, पहले हफ्ते का ये 3000 रुपया है, और 3060 रुपया ये दूसरे हफ्ते का। ठीक है, अब क्या क्या किया इसमें, अगर ऐसे केस में क्या क्या हुआ, अब उसमें वह कह रहा है कि अगर 10 पुरुष और 8 महिला सदस्यों ने पहले सप्ताह में काम किया, पहले सप्ताह में कौन कौन काम कर रहे हैं, 10 मेल और 8 फीमेल, ये पहले सप्ताह में काम कर रहे हैं। ठीक है, और 12 पुरुष और 6 महिला दूसरे सप्ताह में काम किया, 12 पुरुष और 6 फीमेल कितने सप्ताह, देखिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे लगा लीजिए, वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम में कैसे स्ट्राइक किया आपका दिमाग। दूसरे सप्ताह में इतने काम किया, तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष और महिला श्रमिकों को भुगतान की गई रकम प्रत्येक का निकालना, प्रत्येक फीमेल एंड प्रत्येक मेल। अब बात समझ रहे हैं, ये जो 8 मेल और 10 मेल और 8 फीमेल है ना, ये एक हफ्ते इन्होंने काम किया, तो एक हफ्ते में 6 दिन होता है, और एक हफ्ते के लिए इनको पैसा कितना मिला, 3000 रुपया।
3,000 रुपया अगर मिलता है इनको एक हफ्ते के लिए, और एक हफ्ते में 6 दिन होता है, 6 दिन से भाग कर दोगे, एक दिन का पैसा आ जाएगा। एक दिन में कितना पैसा होगा? 500 रुपया। ये एक दिन का आ गया, एक एक दिन के मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है ये 12 पुरुष और 6 महीने दूसरे सप्ताह में कितना हुआ? 3,060 रुपया, और ये भी 6 से भाग कर दो तो 6 पंचे 30 है ना, और 6 एक के 6 510 रुपया होगा एक दिन का, इतने लोगों के लिए, 12 मेल और 6 फीमेल के लिए। अब अगर इन्हीं दो समीकरण को हल कर लो आप सिंपली, और भी तरीके आप जो भी समझ में आता है आप बना सकते हैं। इसको मैं मिटा दूं, यहाँ मैं 500 रख के इसको हल करके आपको दिखाता हूँ। ये 500 510 एक एक दिन का मैंने निकाल लिया, 6 दिन का टोटल था तो मैंने एक दिन का 510, तो इनको हल करना है आपको। तो आप किसी एक को बैलेंस कर लो इसमें से, तो इसको मैं 24 बना लेता हूँ, 8 3 24 और ये 6 चौक 24, 3 से गुणा किया तो 3 से सब में कर लो, यहाँ पे भी 3 से कर लिया, और यहाँ पे 4 से कर लिया, यहाँ पे भी 4 से कर लिया, ठीक है। तो फाइनली कितना हो जाएगा? ये 30 आ गया, और ये 24 आ गया, और ये कितना आ जाएगा? 1500 आ गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 हो गया, और ये कितना? 24 हो गया। ये सब मेल और जुड़ेंगे ना, तो ये 0 4 1 के 4 5 चौक 20 40 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आपकी नई वैल्यू आ गई। अब इसी को देख के हल करना है, ठीक है। तो आपको पता है ये माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो सब जगह माइनस हो जाएगी जहाँ जहाँ प्लस है, ठीक है। तो ये वैल्यू कट जाएगी क्योंकि ये 24W कट गया, ठीक है। अब ये बचा कितना? 30 मेल थे, और 48 मेल घटाओगे तो ये -18 मेल आ गए, ठीक है। बराबर इसमें से घटा लो, ये 1500 है, और ये कितना है? 20 40, तो ये 5 40 आ जाएगा, है ना, ये आ गया। और ये माइनस आएगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू प्लस है और ये वैल्यू माइनस है, ठीक है। ये मतलब मैं दो घात समीकरण बना लिया, मैंने दो इक्वेशन बना लिया, ठीक है। तो ये माइनस आएगी, तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया। तो बताओ मेल का, एक मेल का कितना आ जाएगा? 540/18, तो 18 3 54 30 रुपये, यानी एक आदमी को एक दिन का 30 रुपये मिल रहा है अगर ये दोनों समीकरण करते हैं। मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट है, अगर ये समीकरण को हल करना हो सिंपली हो जाएगा, और एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी। तो एक आदमी का 30 रुपये अगर इसमें आप देखेंगे तो वैसे ही 2 ऑप्शन कट जाता है, लेकिन हम भी और निकाल के दिखाते हैं। एक मेल का 30 रुपये आ गया, फीमेल का कैसे निकालोगे? किसी एक समीकरण में रख दो, जैसे ये था ना, ये आपका था, तो इसी में आप रख दो, ऊपर मैं मिटा देता हूँ, ये इसी में रख दो। तो आप 10 × 30 यानी ये 300 डायरेक्ट में लिख देता हूँ, है ना। इसमें एक का है 30 रुपया, तो ये 300 हो गया, प्लस 8W बराबर 500, है ना। तो बताओ 8W बराबर 500 माइनस 300, आपको तेज भी कर सकते, तो 8 फीमेल का है 200 रुपया। तो बताओ एक फीमेल का कितना हो जाएगा? 200 में से 8 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? 25 × 8 200 25 रुपया। ये आपको आंसर आ गया। तो आपको इसको मैंने ऐसे लगा दिया कि इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया, ठीक है। और भी तरीके हो सकते हैं, आप और भी तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा, ये 15 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि मान लें PQR विशिष्ट पूर्णांक, कोई पूर्णांक है ना, कोई इंटीजर है, R एक धन सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक। तो अगर R एक धनात्मक सम पूर्णांक है, R PQ इतनी सारी चीज़ें हैं। धनात्मक सम पूर्णांक मैंने बताया था कि अगर ये इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक इधर ही आएगा, ये 0 है तो ये निगेटिव इंटीजर इधर है, पूर्णांक मैंने बताया था धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक। और ये कह रहा है सम है, सम, तो कहने का मतलब इधर जो भी वैल्यू आएगी 2 4 ये सब सारी चीज़ें, इनको जानिए, है। तो ये कह रहा है R एक धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। जबकि P और Q धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम मतलब समझ रहे 3 5 1 3 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ, मान के मैं R को मान लेता हूँ 2, क्योंकि ये धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। और P और Q धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो विषम के लिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ भाई, मैं 5 ले लिया और 7 ले लिया, कुछ भी ले लो, आपको 3 ले लो, आप 5 ले लो, जो मन में है ले लो। अब ये वैल्यू रख के इसमें हल कर लो, इन सब सवालों में हल करके देखो क्या आता है। जैसे पहले वाले में QP माइनस R है ना, तो Q 7 है, P 2 है, और ये माइनस P कितना है 5 है ना, 5 माइनस 2, तो इसमें 3 × 7 21 आ गया, ठीक है। और ये क्या पूछा था? निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है वो निकालना है। तो 21 आ गया, 21 विषम होता है, तो कहने का मतलब विषम होता है, ये वैल्यू जो दिखी है सही है ना, लेकिन तो अपने हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें देखना है कौन सत्य नहीं है। अच्छा, वैसे इसमें आप ग्रीन देख रहे हैं यही सही है, लेकिन हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। P माइनस R का होल स्क्वायर है ना, तो P की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू आपकी 2 है, इनका स्क्वायर कर लो, तो ये 5 में से 3 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9,
ठीक है। तो 9 वैल्यू ये विषम है ना। जब ये वैल्यू विषम है तो यहाँ पे लेकिन सम लिखा है, तो कहने वाला ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ विषम होना चाहिए। तो आगे आपको हल करने की जरूरत नहीं, इसमें ज़्यादा हल वल नहीं करना रहता है, बस एक क्लियर दिखे क्योंकि कॉन्सेप्ट सही लेके चलना है, तो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे वैल्यू रख के इनको किया करिए। अच्छा ये देखते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल देखिए निम्न में से कौन सा भिन्न 5/8 से बड़ा, इससे हमें बड़ा चाहिए और इससे हमें छोटा चाहिए, ठीक है। और इसके बीच में ये सब सारी डिजिट हैं जो भी है, इससे हमें बड़ा चाहिए और इससे हमें छोटा चाहिए, इसके बीच में ये सब सारी वैल्यू है, कौन सा सही है वो चीज़ हमें बतानी है। देखिए आप इसमें जैसे मेरा एक वीडियो देखेंगे आप, सिंप्लीफिकेशन में ही आपको मिल जाएगा, तो उसमें बड़ा छोटा का मैंने बताया था। मैंने ये आपको बताया था, जैसे एक मैं डायग्राम बना के आपको दिखा, ऐसे मैंने कर दिया, ऐसे और एक ऐसे, ऐसे और एक और ऐसे बना दिया, ऐसे। अगर इसमें से मैं आपको बोलूँ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपको तो दिख रहा है ऐसे, लेकिन रैंडम कहीं यहाँ होता कहीं वहाँ होता, इधर उधर बैठा के दे देता, आपको दिख रहा है छोटा बड़ा, तो आप ऐसे बता सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बड़ा निकालना है, बड़ा निकालने के लिए आप क्या करो, कोई 2 टर्म को पकड़ो, जैसे इन दोनों को पकड़ लो। आपको बड़ा निकालना है तो छोटे को काटते जाओ, इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों में देखो बड़ा कौन है, ये दिख रहा है ना आपको बड़ा, ये है ना। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे आपको देखना रहता है डिजिट में, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा दिख रहा है तो इनकी हमें रोल नहीं, इनको कट कर दो। अब बचा हमारे पास 3, ये इसमें किसी 2 में देख लो, इन दोनों में मैंने देख लिया, इसमें बड़ा कौन सा है, ये, तो इसको हटा दिया। अब इसमें देख लो, तो इसमें कौन सा बड़ा, ये, तो इसको भी हटा दिया। तो ऐसे अगर आपको बड़ा निकालना है तो आप बड़ा देखते हुए चले जाओ, छोटे को हटाते जाओ, ठीक है। और छोटा निकालना है तो बड़े को कट करते जाओ। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू देख लो इससे और इन सबको देख लो कि इससे बड़ी वैल्यू हमें चाहिए ना, तो अब इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो इनमें कंपेयर करके देख लो कि बड़ी वैल्यू कौन आएगी। जैसे 5/8 और 1/3 में हमें देखना है, हमें बड़ी वैल्यू चाहिए, है ना, जो आगे इधर आएगी वो बड़ी वैल्यू चाहिए। तो देखो कैसे 5 3 15, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 5 3 15 और 8 1 8, ये 8 आ रहा है। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने ऊपर वाली जो वैल्यू आती है, जैसे ये 15 आया और ये 8 आया, तो ये बड़ी वैल्यू है। तो जो ये बड़ी वैल्यू, इसके नीचे की जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ी होती है। जैसे यहाँ 8 है, ये छोटी है, तो नीचे की वैल्यू ये छोटी आएगी। तो इन 5/8 1/3 में ये वैल्यू बड़ी है, लेकिन हमें चाहिए इधर वाली वैल्यू बड़ी, जो ये ऑप्शन है इसमें से बड़ी वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसके बाद की वैल्यू चाहिए। ये कह रहा है इससे बड़ा होना चाहिए, तो हमने ये ले लिया। अगर आप ये लेके करते ना तो आपको छोटा देखना पड़ता, लेकिन हमने ये ले लिया, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा दूसरा देखते हैं, 5/8 और 3/5, तो ये क्रॉस 25 और ये कितना 8 3 24 है ना, तो ये भी, ये देखो ये छोटी आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा इसमें देखते हैं 5/8 और 4/7, तो 7 5 35, फिर 8 4 32 है ना, तो ये भी छोटी आ रही है, यानी ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं 5/8 और 5/7, तो ये 7 5 35, तो ये 8 5 40, ये देखो वैल्यू बड़ी आ गई, यानी ये ऑप्शन सही आ जाएगा। अगर मान लो 2 आ जाता ना इसमें से, तो इधर से भी देख लेते हैं। तो ये तरीके हैं, और भी तरीके हैं, भाग भाग करके मत करना, इसको ऐसे ही कर लेना। बड़ी छोटी के क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको देखना रहता है। 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल आप सिंपली लगा सकते हैं, आप फार्मूला मत लगाइए, वैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट से करिएगा। लिखा हुआ है अगर 3125 रुपये को 4% प्रतिवर्ष, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है। 4% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया, CI पे निवेश किया गया है, फार्मूला मत लगाइएगा, किया गया, और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही है। ये 4% जो है वार्षिक रूप से किया जा रहा है। तो अंतिम प्राप्त राशि, यानी आपको अमाउंट निकालना है, ये मतलब अमाउंट, वो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे, P 3125 है ना। अब देखो पहले साल, पहले वर्ष 4% है, तो पहले वर्ष इसका 4% निकाल लो, सिंपली निकल जाएगा। आपको 4% निकालने के लिए इसमें दिक्कत नहीं होगी, आप इसका 4% निकालोगे तो ये वैल्यू कट जाती है। आप अगर ये काटोगे तो ये सिंपली कट जाएगा इसका, जैसे 3125 है तो इसको 4% निकालना है, तो 4/100 आप करोगे तो ये 25 आ गया ना, तो 25 से काटोगे तो ये वैल्यू कट जाएगी आपकी। तो ये 25 1 के 25 है ना, तो 6 25 दूना 50 और ये 25, ये 125, एक मिनट कैसे हो जाएगा, देखिए 25 1 के 25 और ये बचा 6 62, और 62 को जब आप 25 से भाग के 25 दूना 50 बचा 12, और ये 5 125, 25 5 125, ये 125 आ गया। ये पहले साल की आपकी SI CI बराबर होती है। अच्छा दूसरे
दूसरे वर्ष आपको जाना है, 2.5 वर्ष का है तो दूसरे वर्ष भी 4%, क्योंकि प्रति वर्ष 4% है, तो दूसरे वर्ष तो 125 तो हो जाएगा। अब इस ब्याज पे भी ब्याज देना है क्योंकि CI है ये, तो इस पे भी 4%, तो इस पे 4% करेंगे तो इसका 12 चौक 48 और 48 तो ये हो गया। और उसके बाद ये 50 पैसा 4% के हिसाब से अगर करोगे, मतलब ये आप निकाल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो ऐसे तो ये 25 से काटो, 25 पंचे 125, 5 रुपये आ जाएगा, है ना। अब अच्छा तीसरे साल, 1 मिनट को, तीसरे साल आपका जो है वो तीसरे साल आपको पूरा साल नहीं देना है, ये कह रहा है कि 2.5 साल के लिए है। यहाँ पे देखिए 2.5 साल कह रहा है, 2 से 1/2 साल इतना ही है, तो हमने 2 साल का तो ब्याज निकाल लिया। अब जब तीसरे साल जाते तो 6 महीने का देना, ये 4% आपका वार्षिक है ना। तो आप जब छमाही में बांटेंगे तो 2% छमाही बढ़ जाएगा, है ना, 2% छमाही। तो जब तीसरे साल जाते हैं तो आधा वर्ष के हिसाब से आपको 2% ही ब्याज देना है ना, 2% ही। इसके लिए PDF मेरा पढ़ सकते हैं, बाकी आगे मैं भी PDF को डिस्कस कर दूंगा तो समझ जाएंगे। 2%, अब पूरे पे 2% चलेगा। अब इसका 2% निकालो, तो जब 2% निकाल लेंगे तो मान के चलो इसी का आधा होगा, तो 62.5। इतने में ही अप्रॉक्स पता चल जाता है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस पे हमने पहले 2% निकाला, तो 2% इस पे इतना आ गया। अब ब्याज पे ब्याज, इन सब ब्याज पे, इस पे, इस पे, इस पे, इन सब ब्याज पे यहाँ लिखते जाएंगे, यहाँ 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 सब हो जाएगा। तो 125 का 2% निकालेंगे, तो 125 का 2% अगर आप निकालोगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसका भी 2.5 और इसका निकालेंगे 2%, तो 0.1 आ जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे ना, अब इन सबको जोड़ लीजिए। वैसे इन्हीं को जोड़ने पे पता चल जाता है आपको क्या है आंसर, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी वैल्यू दी है ना, पास की वैल्यू दे दी है कहीं कहीं जगह, जैसे ये फिलहाल इसमें ऑप्शन यही है। तो इनको आप पूरा जोड़ लेंगे तो ये आपकी CI आ जाएगी 3447, है ना, 60 रुपये ये आपका आ जाएगा। तो ये तरीका ऐसे करिए। आपको एक्चुअली ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन करने में 125 है, 125 यहाँ लिख दिया जाए, फटाफट होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।